ग्रेविटेशनल फोर्स आखिर में होता क्या है देखो कि पहले हम किसके बारे में बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ देखो अब इसमें सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे अपनी नॉर्मल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं जब हम एक स्टोन को ऊपर फेंकते हैं मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जब हम फेंकते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो जो स्टोन है वो कुछ हाइट तक जाता है उसके बाद वो नीचे गिर जाता है ऐसा क्यों हो रहा है हम कुछ भी चीज फेंक रहे हैं तो वो ऊपर की डायरेक्शन में जाने के बाद नीचे की डायरेक्शन में क्यों आ रहा है ऐसी क्या चीज है जो वो स्टोन को नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो वहां पर हम बोलेंगे कि वहां पे हमारी कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है जैसे यहाँ पे अगर हम देखिए जो बच्चा है एक बॉल को फेंक रहा है तो बॉल के फेंकने पर हम देखेंगे कि एक कुछ सर्टेन हाइट तक आता है उसके बाद वो दोबारा से नीचे की तरफ आता है क्यों देखो अब बॉल थ्रोन इन द एयर कम्स बैक टू द सरफेस ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी मतलब जो अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है उसकी वजह से ये जो तुम्हारी बॉल है वो सर्टेन हाइट तक पहुंच करके नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आकर के गिर जाती है तो यहाँ पे कौन सी फोर्स अट्रैक्ट कर रही है यहाँ पर हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ में क्या बोला गया है इफ वी रिलीज अ स्मॉल स्टोन अगर हम कोई एक रिलीज करते हैं स्मॉल स्टोन को मतलब एक छोटे से पत्थर को फेंकते हैं इसमें एक पर्टिकुलर हाइट में इट एक्सेलरेट्स टूवर्ड अर्थ वो क्या होता है वो एक्सेलरेट होकर के किधर की तरफ आ जाता है अर्थ की तरफ मतलब वही है कि हमने एक छोटा सा पत्थर लिया उसको जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो एक पर्टिकुलर हाइट के बाद नीचे एक्सेलरेट होकर अर्थ पर आ जाता है तो क्या बोला गया है द स्टोन इज व्हेन एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स अर्थ जो हमारा स्टोन है जब वो अर्थ की तरफ आ रहा होता है अर्थ की तरफ एक्सेलरेट हो रहा होता है इसका मतलब ये है कि वहां पे कुछ ना कुछ तो फोर्स एक्ट कर रही है तभी तो हमारा जो पत्थर है वो ऊपर जाने की बजाय कहाँ पर आ गया नीचे की साइड पे आ गया मतलब अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हुआ है तो यहाँ पे बोला गया है कि वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है उसी को हम क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमको अर्थ से अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है अर्थ की तरफ खींचती है वरना आज हम लोग भी जैसे स्पेस में सारी चीजें उड़ रही होती है वैसे हम लोग भी अपने अर्थ के ऊपर उड़ रहे होते हैं अगर हमारे पास कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती क्योंकि हमें पता है कि एक अर्थ है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स पाई जाती है जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं साथ ही साथ अगर हम अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो अर्थ भी हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रही होगी यही हमारा क्या कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है स्पेस पे हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पाई जाती है इस वजह से सारे ऑब्जेक्ट क्या कर रहे होते हैं स्पेस में उड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर सबसे इजी एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स को समझने का कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वो पर्टिकुलर हाइट के बाद नीचे आ जाती है क्यों क्योंकि वहां पे हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है जिसकी मदद से जो वो हमारा स्टोन है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अट्रैक्ट होता है अर्थ की तरफ और नीचे की साइड में मतलब अर्थ पर आकर के गिर जाता है तो यहाँ पे दूसरी चीज भी यही बोली गई है कि स्टोन जो है वो भी अट्रैक्ट करता है अर्थ को जैसे अगर हम लोग हैं हम नॉर्मल बैठे हुए हैं तो हमारी बॉडी को कौन अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है तो सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रही होती है मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो अट्रैक्ट करते हैं हर एक ऑब्जेक्ट को मतलब अगर हम अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अर्थ हमें भी अट्रैक्ट कर रही होगी तो ये है हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स का इंट्रोडक्शन जिसको हमने बेसिक से एग्जांपल से समझा है वो क्या है पत्थर को फेंक करके हमने देखा कि वो सर्टेन हाइट पर पहुंचने के बाद नीचे एक्सेलरेट हो रही है अर्थ की साइड जिससे हमें ये पता चला कि कुछ ना कुछ तो फोर्स वहां प्रेजेंट है जिसकी वजह से जो हमारा स्टोन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और उसी फोर्स को हमने क्या नाम दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी हुई कैसे? कैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स को हमें पता चला कि ये इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी के पीछे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, देखो यहाँ पे स्टोरी तो कई बार सुनी भी होगी आइजैक न्यूटन की कि वो पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, उनके ऊपर एक सेब आके गिरता है, तो वो सोचते हैं कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गिरा। तो फिर वहां से हमारे किस फोर्स का जनरेट हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी आखिर में की किसने है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी करी है हमारी सर आइजैक न्यूटन ने। कब करी है? 1687 में करी है और उन्होंने कौन सा लॉ प्रपोज करा है? न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो सर आइजैक न्यूटन ने ही डिस्कवरी करी ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो उन्होंने जो लॉ दिया है उस लॉ का नाम भी क्या रखा गया? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। मतलब न्यूटन जी ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया है जिसका मतलब ये है कि ये वो लॉ है जो पूरे यूनिवर्स में अप्लाई
होगा। उन्होंने ये लॉ कब दिया? 1687 में, ठीक है? उन्होंने क्या कहा? लॉ अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? उन्होंने ऐसा लॉ दिया जिसमें उन्होंने ये बताया कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उन्होंने क्या नाम दिया? ग्रेविटेशन। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को समझाने के लिए जिस लॉ को उन्होंने प्रपोज किया, मतलब बताया, उसी लॉ को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो इसमें बोला भी गया है, अ लॉ अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब वो लॉ जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में यूनिवर्स के अंदर, उसी लॉ को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन जी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें ग्रेविटेशन को समझाने के लिए, क्योंकि उन्होंने ही पूरे ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को समझाया है। अब चलते हैं हम अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरफ, कि हमारा जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये होता है क्या है, ठीक है? एक चीज हमें इसमें याद रखनी है कि जो भी हमारे लॉज होते हैं, हम उनकी स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं। वो जो भी हमारे पास स्टेटमेंट है वो हमें एज इट इज याद करनी होती है। जैसे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या था? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हम उसके स्टेटमेंट को जैसे चेंज नहीं करते, उसी तरीके से न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की एक हमारी स्टेटमेंट है जिसको हमें चेंज नहीं करना है, एज इट इज याद करना, और इसी को हमें पेपर में भी लिखना है। तो जो हमारी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट है वो क्या है? देखो उसमें बोला गया है, एवरी मास इन द यूनिवर्स, जितना भी मास है यूनिवर्स में, वो अट्रैक्ट करते हैं अदर मासेस को विथ अ फोर्स which is directly proportional to the product of two masses and inversely proportional to the square of the distance between them। देखो क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब जो हमारा यूनिवर्सल लॉ है किसका? ग्रेविटेशन का। उसमें ये कहा गया है कि जितने भी मास है यूनिवर्स में, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो उनके बीच में फोर्स पाई जाती है, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मासेस के मल्टीप्लाई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के या फिर उन दोनों मास के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो दोबारा एक बार हम इसको पढ़ेंगे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें ये बोलता है कि जितने भी मास है यूनिवर्स में, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वो कौन सी अट्रैक्शन होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये बोला गया है कि एक मास दूसरे मास को अगर अट्रैक्ट करता है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों मास के मल्टीप्लाई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों मास के बीच का जितना भी डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको मैथमेटिकली समझेंगे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल मैथमेटिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल से क्या लेना देना है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो मास गिवन है, एक रेड कलर की हमारा बॉल दे रखा है, और एक हमारे पास यहाँ पे किस कलर की बॉल है? ब्लू कलर की। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो ये जो हमारी रेड वाली बॉल है वो हो गई हमारी मानो कैपिटल एम मास की, और ये जो हमारी ब्लू वाली बॉल है वो हो गई हमारी मान लो स्मॉल एम मास की। अब क्या बोला गया था अगर हम ध्यान से याद करें, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये बोला गया था कि जो हमारे दोनों मास हैं, अगर हम इसमें देखें, तो ये जो दोनों मास हैं वो क्या होंगे? इन दोनों मास का मल्टीप्लाई, यानी कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके? फोर्स के। ये चीज हमें बोली गई थी, साथ ही साथ ये बोली गई थी, मान लो ये एक हमारा स्मॉल एम और एक ये हमारा कैपिटल एम है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? माना हमने कैपिटल, सॉरी स्मॉल डी। ठीक, अब देखो जो हमारी ये स्मॉल डी है वो क्या है? दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस। और अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बोला गया था? जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों मास के प्रोडक्ट के, और साथ ही साथ जो हमारा फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों मासेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर की। ठीक है, तो ये हो गई हमारी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जो हमारी
स्टेटमेंट थी उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसमें ये बोला गया था कि यूनिवर्स में एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है विद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें जो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और उन दोनों मास के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे अगर हम लेट करें, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करी, यहाँ पे हमने दो इक्वेशंस बनाई जिसमें एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों मासेस के प्रोडक्ट के, और एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से हम ये देखेंगे कि जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम इंटू में एम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर के। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है उसे हटाना है। उसको हटाने के लिए यहाँ पे हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं, कैपिटल जी का। ठीक है, तो इसको यूज करने से, कैपिटल जी को यूज करने से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हट जाएगा, तो एफ हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू में जी एम, एम अपॉन में डी स्क्वायर। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये हो गई हमारी फोर्स की। जहां पे हम ये देखेंगे कि ये जो जी है, जी हमारा होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो जी है, इस जी की वैल्यू होती है हमारी 6.67 इंटू में 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। देखो, अब ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर कैसे आया, अगर हम ध्यान से देखें हमें सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है, जी की एसआई यूनिट निकालनी है। अगर हम जी को यहीं पे छोड़े तो जो हमारा ये डी स्क्वायर है वो एफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया एफ डी स्क्वायर अपॉन में ये जो एम और एम है वो नीचे आ जाएंगे। अगर अब हम इनकी एसआई यूनिट लिखे, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर, और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें डी स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारी कितनी, मीटर में। तो यहाँ पे अगर हम देखें, देखो अगर हम यहाँ पे बात करें इजी लैंग्वेज में, जो फोर्स की यूनिट होती है वो होती है हमारी न्यूटन, और डिस्टेंस का स्क्वायर यानी मीटर का स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास दो मास प्रेजेंट है यानी केजी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो इसी से हमारी एसआई यूनिट आई है किसकी, जी की, जो क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब हमें देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हमें जी की वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी है, क्योंकि ये हमें न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगी। साथ ही साथ जो इसकी ये एसआई यूनिट है ये हमसे एमसीक्यू में पूछते हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। और बाकी बात आई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, ये तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसमें का, सीबीएसई का। 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, जितने में उनको पूछने का मन होगा वो उसमें न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूछेंगे, जिसमें तुम्हें स्टेटमेंट भी लिखनी है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखना है, साथ ही साथ जी की वैल्यू को भी मेंशन करके आओगे अगर पूरे नंबर चाहिए तो। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद हम पढ़ेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ से। अगर हम इसको थोड़ा बहुत मैच करते हैं, मतलब ये बोले कि एक दूसरे को अगर हम रिलेशन देखे कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हमने पढ़ा था, तो उसी तरीके से हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ भी था जिसमें हमने पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे इक्वल फोर्स लगाती है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखें
तो देखो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने ये पढ़ा कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है जिसकी वजह से वो अर्थ पर है, मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। तो अगर हम वहां पे न्यूटन के थर्ड लॉ से मोशन के और न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में रिलेशन देखें तो दोनों चीज हमें लगभग लगभग सेम ही मिलेगी। मतलब ग्रेविटेशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन दोनों का जो स्टेटमेंट है वो, या फिर बोलने का जो ये बोल सकते हैं कि दोनों के बीच का जो मकसद है वो सेम है। इसमें जो हमारा ग्रेविटेशन है उसमें दोनों मासेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। और न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी क्या था कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, इक्वल फोर्स लगाता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। और हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या हो रहा था कि एक मास दूसरे मास पर भी ऑब्जेक्ट लगाए वो फोर्स लगाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, देखो इसमें भी लिखा है एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट द एवरी अदर मास। तो जैसे हमारा थर्ड लॉ था, एवरी ऑब्जेक्ट जो है, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट करता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो वैसे ही हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, रिलेशन देखा थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, किससे, न्यूटन की ग्रेविटेशनल लॉ से। इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग स्टोन एंड अर्थ स्टोन इज अट्रैक्टेड। देखो जब हमारा फ्रीली फॉलिंग स्टोन है, मतलब आराम, जो हमारा स्टोन है वो अर्थ की तरफ अब आता है, तो हम देखते हैं कि जो स्टोन है वो अट्रैक्ट करता है अर्थ को, मीन्स अर्थ ऑल्सो अट्रैक्ट द स्टोन। ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन द स्टोन शुड ऑल्सो अट्रैक्ट द अर्थ। वही चीज बोल रखी है ग्रेविटेशन की, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दे रखी है। अब बारी आती है इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, मतलब जो हमारी ग्रेविटेशनल लॉ है इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। देखो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे यूनिवर्स में। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि इसी फोर्स की वजह से जो हम हैं वो अर्थ से बाइंड होकर के बैठे हैं, मतलब एक इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम अर्थ के ऊपर बैठे हैं, उड़ नहीं रहे हैं, ये कह सकते हैं। दूसरा है मोशन ऑफ मून अराउंड द सन। जो हमारा मून का मोशन है, जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, वो भी किसी फोर्स की वजह से, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जो अर्थ चक्कर लगाती है सन के चारों ओर, उसमें भी कौन सी फोर्स इन्वॉल्व है, ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व है। द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन, जो भी लहरें आती हैं, जो भी टाइड्स उठती हैं, उनमें वो भी मून और सन की वजह से, वो भी किसकी, कौन सी फोर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल, ग्रेविटेशनल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। अब बात करते हैं हम फ्री फॉल की। फ्री फॉल, फ्री मतलब आराम, जिससे किसी तरह की कोई टेंशन ना हो, किसी तरीके की कोई भी फोर्स ना अप्लाई हो रही हो। फॉल मतलब गिरना। फ्री फॉल का अगर हम बेसिक से एकदम तोड़ करके उसके वर्ड को समझे तो फ्री फॉल का मतलब हुआ फ्रीली अगर कुछ चीज गिर रही है, उससे किसी भी तरीके की कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही है। देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, जब हम एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं ऊपर की डायरेक्शन में, वही चीज है, वो किसी हाइट पर रुकेगा, मतलब वो कुछ हाइट का रीच करेगा, कुछ हाइट पर तक पहुंचेगा, उसके बाद क्या करेगा, वो नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट होगा, किधर की साइड, यानी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, अर्थ की तरफ गिरना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि अर्थ उस पे कौन सी फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। ठीक है, दिस फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। मतलब एक हमने बॉल ली, उसको ऊपर के डायरेक्शन में फेंका, जब हमने उसे ऊपर फेंका तो वो कुछ हाइट, सर्टेन हाइट तक पहुंचने के बाद वो नीचे अर्थ की तरफ फॉलिंग डाउन होती है, मतलब अर्थ की तरफ गिरने लगती है। क्यों? क्योंकि अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को जो अर्थ उस पर लगा रही है, तो इसी फॉल को हम क्या बोलते हैं, इसी गिरने की प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, फ्री फॉल बोल देते हैं। अब देखो, इस फ्री फॉल की वजह से होता क्या है, जब हमारी ये जो फ्री फॉल होती है, मतलब जब अगर हम यहाँ पे डायग्राम शो करें, मानो हमारे पास एक ये बॉल है, ठीक है, जिसको हमने ऊपर की तरफ फेंका तो ये कुछ हाइट तक गई, लेकिन जैसे ही हाइट अटेन कर लेगी, उस हाइट अटेन करने के बाद जो इसकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बहुत तेजी से हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है कि जो इसकी स्पीड है वो बहुत तेजी से हाई हो रही है, हमें पता भी है जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं
तो उस स्पीड से ज्यादा स्पीड में बॉल हमारी नीचे की साइड गिरती है, यानी अर्थ पर गिरती है। तो जब हमारा फ्री फॉल वाली कंडीशन होती है, तो फ्री फॉल में डायरेक्शन डू नॉट चेंज, डायरेक्शन तो हमारी चेंज नहीं होती है, जो हमारी वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली चेंज होने लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सी ग्रेविटी यूज होने लगती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब वो हमारी एक्सेलरेट होने लगती है, उसकी स्पीड बढ़ने लगती है। और वो एक्सेलरेशन जो हमारी ग्रेविटी की तरफ लगती है, उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जी से। तो यहाँ पे हमने दो जी के बारे में बात करी, एक है हमारा बड़ा वाला जी और एक है हमारा छोटा वाला जी। तो बड़े वाले जी को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और छोटे वाले जी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये छोटे भाई बड़े भाई हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में आज के लेक्चर में इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे कि बड़ा भाई छोटे भाई से कैसे अलग है। अब देखो, हमारा ये जो स्मॉल जी है उसका नाम क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये जो है वो एक्सेलरेशन ही तो है एक तरीके की, तो मतलब इसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जो हमारा स्मॉल जी है, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रहे हैं, ये हमारी एक तरीके की एक्सेलरेशन है, तो इसकी भी जो ऐसा यूनिट है वो कितनी होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप फ्री फॉल का जो ये कॉन्सेप्ट अब तक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में हम ऑलरेडी इसके बारे में हल्का फुल्का डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो, अब बारी आती है वैल्यू ऑफ जी की। जैसे हमने कैपिटल जी के बारे में पढ़ा, उसकी एसआई यूनिट के बारे में पढ़ा, अगर हम बड़े भाई के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं तो छोटे वाले को भी तो लेके चलेंगे। यानी अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वैल्यू ऑफ जी के बारे में, यानी स्मॉल जी के बारे में। तो ये जो हमारे स्मॉल जी है वो क्या है? ये है हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो हमारा किस पर लगता है? अर्थ पर लगता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो अब क्या बोल रखा है? द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है फ्री फॉल के टाइम पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इसी वजह से हम स्मॉल जी को नाम क्या देते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज और हमेशा याद रखनी है, इट ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये हमेशा किधर की तरफ एक्ट करेगी? सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के सेंटर पर एक्ट करेगी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हमने जी के बारे में बात करी, अब हम इस जी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, मतलब इसकी वैल्यू के बारे में देखते हैं। देखो एक चीज हमें पता है, वो क्या है कि जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बराबर होती है कैपिटल जी, कैपिटल एम और स्मॉल एम डिवाइड बाय डिस्टेंस के स्क्वायर की। ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं? सरफेस ऑफ अर्थ के बारे में। तो देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मानो ये हो गई हमारी एक अर्थ। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स लगेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो, जो हमारी एफ होती है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो बराबर होगी कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ एंड स्मॉल मास, यानी ये जो हमारा m है और ये हो गया हमारा m e। ठीक है, और अगर हम बात करें इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो माना r है, तो वो कितना हो जाएगा? r का स्क्वायर। देखो अब अगर हम यहाँ पे लिखें, मेंशन कर देते हैं, m e क्या है? मास ऑफ अर्थ, साथ ही साथ जो हमारा स्मॉल m है वो है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का मास हो गया। और साथ ही साथ जो हमारा r है,
रेडियस ऑफ द अर्थ। देखो ये ऑब्जेक्ट क्या है, अर्थ की सरफेस पर है। अब हमें ये निकालना है कि उसमें एक्सेलरेशन को निकालना है। फ्री फॉल पे जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो हमें उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या निकालना है, फोर्स क्या होगा। एफ इज इक्वल्स टू में जी एम ई एम अपॉन में आर का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना हो गया, मास ऑफ अर्थ का मतलब अर्थ का रेडियस। अब हमें एक चीज और पता है कि फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। क्योंकि यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम इंटू में जी। अगर हम एफ की जगह पर एम इंटू में जी वैल्यू पुट करते हैं तो हम देखेंगे, हमें पता है एफ किसके बराबर होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। क्योंकि यहाँ पे हमारी एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन वाली बात हो रही है, तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम इंटू में जी। ये हो गई हमारी इसमें कौन सी इक्वेशन, ये माना हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हो गई हमारी इसकी सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। फ्रॉम इक्वेटिंग, फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम इक्वेट करेंगे तो हम देखेंगे, देखो एम इंटू में जी, हमने क्या रखा, फोर्स की जगह पे वैल्यू रख दी एम इंटू जी, जो बराबर होगा जी कैपिटल एम मतलब मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। मास ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा मास जाएगा, तो जी वैल्यू क्या आएगी, जी इज इक्वल्स टू में कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, जी की। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारा अर्थ का मास है वो कितना होता है, 6 × 10⁻⁴ kg, ये हमारा, इसको याद करना है। साथ ही साथ अगर हम रेडियस के बारे में बात करें, तो जो रेडियस होती है किसकी, अर्थ की, वो कितनी होती है, 6.37 इंटू में 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम जी की जो वैल्यू है, यहाँ से तो हमने उसका न्यूमेरिकल फॉर्म निकाला है, मतलब जो हमारी कैपिटल स्मॉल जी है वो बराबर है कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे कि जी की न्यूमेरिकल वैल्यू होती क्या है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम जी की पहले वैल्यू लिखनी है, जी इक्वल टू में कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ स्क्वायर। उसके बाद हम इन सब वैल्यूज को पुट करेंगे, कैपिटल जी की वैल्यू हम कितनी है, 6.673 इंटू 9 साथ ही साथ हम अगर अर्थ मास के बारे में बात करें, वो कितना है, 6 × 10⁻⁴ यानी 6 × 10⁻⁴ ये हो गया। और हमें क्या करना है, रेडियस का स्क्वायर, यानी रेडियस का स्क्वायर करेंगे वो होगा 6.37 इंटू में 10⁻⁶ इसकी होल पावर 2। जब हम इस पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो जो हमारी जी की वैल्यू आती है वो आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें ये पूरा सॉल्व करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, पेपर में इतना डीपली हमसे नहीं पूछा जाता, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए ताकि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले, और साथ ही साथ हमें स्मॉल जी का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने स्मॉल जी और कैपिटल जी के फॉर्मूले और उनकी वैल्यूज के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम रिलेशन देखेंगे कैपिटल जी और स्मॉल जी में। तो देखो रिलेशन क्या है,
हमें ये पता है जो हमारा कैपिटल जी है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। साथ ही साथ और स्मॉल जी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो अगर हम इसमें इनके रिलेशन के बारे में देखें तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो भी हमने वैल्यू ऑफ जी में निकाली कि स्मॉल जी किसके बराबर है, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर के बराबर। ये होता है हमारा रिलेशन किसका, कैपिटल जी और स्मॉल जी का। मतलब बड़े भाई और छोटे भाई का रिलेशन क्या है कि जो हमारा छोटा भाई है वो बराबर है किसके, बड़े भाई के, साथ साथ प्रोडक्ट ऑफ मतलब जी मल्टीप्लाई बाय एम अपॉन में आर स्क्वायर के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हें ये कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच का जो हमने रिलेशन है उसको हम देख चुके हैं कि जो हमारा कैपिटल जी स्मॉल जी है वो बराबर है किसके, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर के। अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को यूज करके कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसके क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाता है। तो आज के लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। अभी हमने रिलेशन तो डिस्कस कर लिया कि जो स्मॉल जी है वो बराबर है जी एम अपॉन में आर स्क्वायर की। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों जी में आखिरकार डिफरेंस क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस ये है कि जो हमारा कैपिटल जी है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, और जो हमारा स्मॉल जी है इसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। जो हमारा कैपिटल जी है वो हमारा एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, और जो हमारा स्मॉल जी है वो हमारा एक्सेलरेशन को डिनोट करेगा। कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.6 इंटू में 10 की पावर -11, और जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी है उसकी वैल्यू होती है 9.8। और हम इस बारे में बात करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू तो फिक्स होती है, तो इसमें बोला भी गया है कि जिसकी वैल्यू वो हमेशा कांस्टेंट होती है हर जगह, हमेशा का हमेशा, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। लेकिन जो तुम्हारी स्मॉल v की वैल्यू है वो वेरी करती है एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, मतलब उसकी जो वैल्यूज है वो चेंज होने लगती हैं। अब जो हमें पता है कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 की पावर -11। और साथ ही साथ क्या लिखा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी जो हमारी कैपिटल जी की यूनिट है वो कितनी हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। दूसरी चीज, स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8, और ये हमारी एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब देखो, जो हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये एक पर्टिकुलर कांस्टेंट की वैल्यू ना जो कभी ना कहीं पर चेंज होती है, ना बढ़ती है ना घटती है, मतलब फिक्स रहती है। तो इसके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है, इस वजह से जो हमारी कैपिटल जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो कैसे की क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम इसके कंपैरिजन में स्मॉल जी को देखें यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में देखें, तो ये जो हमारे स्मॉल जी है ये होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, सेंटर ऑफ द अर्थ पे लगती है, जो हमारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है। इस वजह से हम बोलते हैं कि जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हुआ हमारा कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में डिफरेंस। देखो, ये जो है ये पेपर में 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आ जाता है, पूछने के ऊपर है टीचर के, लेकिन हमें ये थोड़ा बेसिक सा या फिर ये बोलो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बेसिक नॉलेज है फैक्टर की कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस है। हमें एक यूनिट को याद रखना है बस, और एक नाम को याद रखना है, उसी नाम और यूनिट हमारा पूरा डिफरेंस बन रहा है। सबसे पहले देखो, नाम अगर हमें पता हो कि कैपिटल डेसिमल कांस्टेंट, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कांस्टेंट है, नाम से पता चल रहा है कांस्टेंट, मतलब इसकी वैल्यू कहीं पर चेंज नहीं होगी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन तो हमारी बढ़ती घटती रहती है।
दूसरी चीज, अब उसकी वैल्यू पे आते हैं। ये हमने नाम से उसके दो डिफरेंस डिस्कस करे, अब वैल्यू पर आते हैं। तो वैल्यू पर क्या होगा, इसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट की 6.6 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इससे हमारी वैल्यू पता चली। साथ ही साथ हम देखें तो हमने वैल्यू के साथ साथ उसकी यूनिट के बारे में भी डिस्कस करा। तो एक पॉइंट हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि कैपिटल जी के यूनिट को लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और स्मॉल जी की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोबारा से अगर हम इसके नाम को देखें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, यानी ये एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये है हमारा बेसिक तरीका, या फिर ये बोले एकदम सिंपल ट्रिक, जिससे हम कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में डिफरेंस को याद कर सकते हैं। अब देखो, अब हमारे पास ग्रेविटेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, if if two stones of 150 ग्राम and 500 ग्राम are dropped from a height। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम एक हाइट को ड्रॉ करेंगे। ये मानो हमारी एक हाइट है, हमने इस हाइट से दो स्टोन ड्रॉप करे हैं। एक छोटा सा है 150 ग्राम, एक है 500 ग्राम, अच्छा खासा बड़ा सा, मार दो तो इंसान के चोट लग जाए इतना बड़ा। ठीक है, अब हमने क्या करा, 150 ग्राम के एक पत्थर को ड्रॉप करा, स्टोन का मास कितना है, 150 ग्राम। और एक हमने बड़े से पत्थर को ड्रॉप करा, उसका मास कितना है, वो है हमारा 500 ग्राम। ठीक है, हमने क्या करा, पत्थर को एक पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप करा। अब बोला गया है विच स्टोन विल रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ फर्स्ट एंड वाई। पूछा गया है कि कौन सा स्टोन अर्थ की सरफेस पर जल्दी जाएगा और क्यों जाएगा, हमें अपने आंसर को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो देखो, इसमें हम देखेंगे, एक हमने यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम है गैलीलियो गैलीली। ठीक है, क्या नाम है, गैलीलियो गैलीली। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये बोला था, सबसे पहले उन्होंने ये बताया था कि जो हमारी एक्सेलरेशन थी किसी फ्रीली ऑब्जेक्ट, मतलब जो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा फ्री फॉल होगा अर्थ की तरफ, उसका जो क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन है, वो मास पर डिपेंड नहीं करता। तो गैलीलियो गैलीली ने क्या कहा था, अगर हम उसके स्टेटमेंट लिखते तो उन्होंने कहा था कि एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टूवर्ड अर्थ does not depend on the mass of the object। मतलब ये बोला गया है कि अगर कोई भी बॉडी हमारी फ्रीली फॉल हो रही, मतलब फ्री फॉल के कंडीशन में है, तो जो उसका एक्सेलरेशन है वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब हम मास देख के ये नहीं बता सकते कि कौन सा ऑब्जेक्ट पहले गिरेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट बाद में गिरेगा। मतलब जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी है, वो मास पे डिपेंड नहीं करती है। देखो, हमें एक चीज और पता है कि जो हमारा एफ है वो किसके बराबर होता है, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब देखो, क्योंकि हमारे मान लो ये जो हमारे 500 ग्राम वाला वो जो भी अप्लाई होगी वो किसके बराबर होगी, एम ए। लेकिन हम यहाँ पे एक को कंसिडर करेंगे, एक्सेलरेशन को। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एम इंटू में ए बराबर हो जाएगा किसके, जी एम ई एम अपॉन में आर स्क्वायर के।
इस एम से हमारा एम कैंसिल, देखो ये एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लग रहा है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा एम इंटू जी। तो इस ए की जगह पे क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू में जी एम ई अपॉन में आर का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस पर डिपेंड नहीं करता, मास पर डिपेंड नहीं करता। साथ ही साथ ये देखो जो हमारा एक्सेलरेशन होगा यानी स्मॉल जी है वो डिपेंड करता है किससे, मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, मतलब मान लो कि हमारे पास एक हमारे पास ये अर्थ दे रखा है, अर्थ के ऊपर अगर हमारे ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है तो फ्रीली में सिर्फ अर्थ के मास को हमारा स्मॉल जी डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट के मास को डिपेंड नहीं करेगा। मतलब ना ही वो 500 ग्राम वाले पत्थर पर डिपेंड कर रहा है, ना ही वो 150 ग्राम वाले पत्थर पर डिपेंड कर रहा है। तो क्या बोला गया है, अगर वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम ये कह सकते हैं कि जब स्मॉल जी नहीं कर रहा तो ये जो दोनों हमारे कोन है वो सरफेस को टुगेदर एक साथ आकर के गिरेंगे, यानी एक साथ आकर के इसमें नीचे की तरफ गिरेंगे। आंसर को लिखें, आपका हमें बस इतना ही लिखना है कि गैलीलियो गैलीली जी ने ये बोला था कि किसी ऑब्जेक्ट फॉल कंडीशन में होगी ये करेगी, फिर आप कह सकते हैं कि वो 1 ग्राम का पत्थर हो या 500 ग्राम का पत्थर हो, दोनों अर्थ के सरफेस पर टुगेदर आकर के गिरेंगे, मतलब एक साथ आकर के नीचे गिरेंगे। ये किसके कॉन्सेप्ट था, ये था गैलीलियो गैलीलियो को, एक एग्जांपल से हमें यहाँ पे गैलीलियो गैलीली का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इक्वेशन ऑफ मोशन इन फ्री फॉल, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन के इक्वेशन, लेकिन कौन से कंडीशन में, फ्री फॉल की कंडीशन में। तो फ्री फॉल को अगर हम रिकॉल करें, फ्री फॉल के कंडीशन में हो क्या रहा था, अगर थोड़ा बहुत भी हम रिमाइंड करते हैं फ्री फॉल के केस में, तो हमने वहां देखा था फ्री फॉल के केस में ये हो रहा था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की डायरेक्शन में फेंकते हैं तो वो एक सर्टेन हाइट को ड्रॉप करने के बाद नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में फॉल करते हैं तो वो एक सर्टेन हाइट अटेन करने के बाद क्या होता है, वो नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट होता है, किधर की साइड, अर्थ की साइड। और इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। और ये जो हमारा फ्री फॉल होता है वो किस वजह से होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। ये हमने फ्री फॉल के केस को समझा था। अब हमें क्या करना है, मोशन के इक्वेशन को समझना है, लेकिन किस केस में, फ्री फॉल में। तो यहाँ पर होगा क्या, देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे केसेस गिवन है। फर्स्ट केस में क्या बोला गया है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टूवर्ड्स अर्थ विद इनिशियल वेलोसिटी यू, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ फॉल डाउन हो रहा है, कितनी वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी यू से। देखो यहाँ पे हमारे पास कैसी कंडीशन दे रखी है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है वो फॉलिंग डाउन हो रहा है, मतलब वो नीचे अर्थ की तरफ पे गिर रहा है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है हमें, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है यू। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी v आफ्टर टाइम t, यानी कुछ टाइम t के बाद जो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या होगी, v इज इक्वल्स टू में u प्लस ए टी। ये हमें पता है कि v इज इक्वल्स टू में u प्लस ए टी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। लेकिन ये फ्री फॉल का कंडीशन है, इस कंडीशन में हमारी कौन सी एक्सेलरेशन काम करेगी, यहाँ पे जो हमारी एक्सेलरेशन होगी वो होगी g, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी v इज इक्वल्स टू में u
प्लस जीटी। अगर यहीं पे हम इसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें या डिस्टेंस के बारे में बात करें कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है बॉल ने नीचे की तरफ गिरने के टाइम पे, यानी डिस्टेंस एस फॉलन आफ्टर टाइम टी, मतलब टाइम टी के बाद उसने कितने डिस्टेंस अपना कवर किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में उसने कितने डिस्टेंस को कवर किया, अगर हम उसके बारे में देखें, हमें पता है एस इज इक्वल्स टू में यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। लेकिन इस कंडीशन में जो हमारा एस होगा वो क्या होगा, एच। एच क्या होगा, हाइट, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर हाइट से नीचे की तरफ फॉल होगा, तो इस एस को हम क्या कंसिडर करेंगे, एच इज इक्वल्स टू में यूटी प्लस हाफ एक्सेलरेशन की जगह पे हमारे पास आएगा जी, टी का स्क्वायर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस आफ्टर सम टाइम टी, मतलब टाइम टी के बाद जितना भी उसने हमारी बॉल ने फ्री फॉल के टाइम पे डिस्टेंस कवर करा है, वो हो गया हमारा एच इज इक्वल्स टू में यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। दूसरी चीज, अगर हम वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशनशिप निकाले, एक इक्वेशन हमें और पता है इक्वेशन ऑफ मोशन में, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू में टू ए एस। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं वी स्क्वायर बराबर होगा यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एस। जी हो गया हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारी सारी वैल्यू सेम रहनी है, बस होगा क्या, यहाँ पे जो हमारी एक्सेलरेशन है उसकी जगह पर हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूज करते हैं। केस टू में क्या दे रखा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट पोजीशन मींस इनिशियल वेलोसिटी यू इज इक्वल्स टू में जीरो। माना हमारे पास एक यहाँ पे हाइट है, इस हाइट पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, उसको हमने क्या कराया, फ्री फॉल कराया। यहाँ पर अगर हम ये देखें, ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें हमारी फ्री फॉल की कंडीशन हो रही है, लेकिन पोजीशन कैसी है, रेस्ट रेस्ट पोजीशन पे है, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। और हमें पता है कि जो हमारी वेलोसिटी होती है आफ्टर टी सेकेंड, वो होती है v इज इक्वल्स टू में u प्लस जी टी। साथ ही साथ हमें क्या बोला गया है कि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो, यानी अगर हम इसकी वैल्यू जीरो रख देंगे तो जो v है वो बराबर किसके आ जाएगा, जीटी के। साथ में हमने एक चीज और देखी थी, जो हमारा डिस्टेंस होता है आफ्टर टी सेकेंड, वो बराबर होता है एच इज इक्वल्स टू में यूटी प्लस हाफ जीटी के स्क्वायर के। और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यानी ये होल टर्म हमारी जीरो हो जाएगी, तो एच बराबर आएगा हाफ ऑफ जीटी स्क्वायर। वेलोसिटी और डिस्टेंस में हमने रिलेशनशिप देखा था कि v का स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस टू जी एस के। ये सारी इक्वेशंस वही हैं जो हमने यहाँ पे अभी कंसीडर करी थी, यहाँ पे हमने इसको निकाला था। सिर्फ हमने क्या करा था, एक्सेलरेशन की जगह पे हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पुट करा था। यू स्क्वायर यहाँ पर हमारा जीरो हो जाएगा, तो वी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, टू जी एस के। यहाँ से हम वेलोसिटी को ये भी लिख सकते हैं अंडर रूट टू जी एस। तो ये केस हमारा कब होगा, ये केस हमारा तब होगा जब हमारे पास जो हमारी जो फ्री फॉल की कंडीशन है, उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या दी गई होगी, जीरो गिवन होगी। केस थ्री हमारे पास क्या दे रखा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब देखो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे, यानी ये कुछ इस डायरेक्शन में, मतलब हमने वर्टिकली अपवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट पे हमने इसको थ्रो कराए, तो यहाँ पे जो हमारी जी की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव में। ठीक है, देखो इसमें बोला भी गया है अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी यू,
जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारी u हो जाएगी और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या होगी माइनस का g। क्यों? क्योंकि हमने इसको ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में थ्रो किया है। वेलोसिटी हमें पता है v इज इक्वल्स टू में u प्लस ए टी या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू में u प्लस जी टी। ध्यान से अगर हम यहाँ देखें g की वैल्यू अगर हम यहाँ पे नेगेटिव पुट करेंगे तो v जो होगा वो बराबर होगा u माइनस जी टी के। साथ ही साथ हमने एक चीज और देखी थी कि h बराबर था u टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। g की वैल्यू नेगेटिव रखने पर ये हो जाएगा हमारा h इज इक्वल्स टू में u टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। तो ये हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर इज इक्वल टू में यू स्क्वायर माइनस का टू जी एच। यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में जब ऑब्जेक्ट को फेंका है तो उस कंडीशन में जो हमारी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में हो जाएगी और जो भी हमारे सिंबल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें मास। अब हम मास के बारे में पढ़ेंगे, मास क्या होता है। तो मास में हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले में दे रखा है मास क्या होता है। द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। मतलब अगर हम किसी को बोले कि तुम्हारा मास क्या है या मास से क्या समझते हो तो हमें ये बोलना होगा कि मास हमारे बॉडी का वो चीज होता है। फिर ये बोल सकते हैं कि एक बॉडी के अंदर कितना मैटर या कितनी क्वांटिटी उसके अंदर प्रेजेंट है वही हमारा क्या कहलाएगा, मास। दूसरी चीज मास हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होता है, डायरेक्शन प्रेजेंट नहीं होती। अगर हम मास को देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ब्लॉक गिवन है, हमने बोला इस ब्लॉक का मास कितना है 5 kg। इस 5 kg का मतलब ये है कि इस ब्लॉक के अंदर सिर्फ उतना स्पेस है या उतनी क्वांटिटी है, वो कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 5 kg। अगर हम यहाँ पे एक इंसान को बनाते हैं और हम ये बोलते हैं कि इसका जो मास है वो 32 kg। 32 kg का मतलब ये है कि इस बॉडी के अंदर टोटल कितने अमाउंट में क्वांटिटी प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ 32 kg या 32 किलो। जो हमारी एसआई यूनिट होती है मास की वो क्या होती है, किलोग्राम होती है। और इसके अंदर 32 kg मास है, यानी इसके अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ मैटर या क्वांटिटी है वो कितनी है, 32 किलो प्रेजेंट है। जो हमारी मास होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन प्रेजेंट नहीं होता। साथ ही साथ मास जो होता है बॉडी का वो कांस्टेंट होता है, डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे बॉडी के अंदर की क्वांटिटी है वो 32 किलो से 35 किलो हो जाए, मतलब वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जितनी बॉडी के अंदर मैटर की क्वांटिटी प्रेजेंट है वो ही हमारा सेम चलेगा, चाहे हम किसी भी प्लेस टू प्लेस अपने आप को चेंज करें। मास ऑफ बॉडी, मास जो हमारी बॉडी का होता है उसको हम डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एम से। मास ऑफ बॉडी कैन नॉट बी जीरो, कभी भी किसी भी बॉडी का मास जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वेट। तो वेट क्या होता है, देखो मास में हमने देखा मास होता है कि किसी बॉडी के अंदर कितने अमाउंट में या फिर कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है। अगर हम वही वेट के बारे में बात करें तो वेट क्या होता है,
द फोर्स विच विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो फोर्स जिसकी मदद से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अट्रैक्ट करता है की तरफ, अर्थ की तरफ, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से हमें दो चीजें पता चल रही है। एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, यानी ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास होगा, उसी को तो वो अट्रैक्ट करेगा। दूसरी चीज, ये हमारे सेंटर पे अट्रैक्ट हो रही है, और सेंटर पे जो हमारी फोर्स होती है वो होती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का भी रोल है। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि हमें पता है जो इस पे फोर्स लगेगी वो क्या होगी, मास इंटू में एक्सेलरेशन। एफ का जो फोर्स का फॉर्मूला है वो क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू में एम इंटू में ए। तो फोर्स हो गई हमारी मास इंटू में एक्सेलरेशन। लेकिन ये हमारा केस कौन सा है, इन केस ऑफ अर्थ, अर्थ के केस में हमारी वहां पे कौन सी एक्सेलरेशन काम करने लगती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यानी यहाँ पे ए किसके बराबर होगा, जी के बराबर। तो जो हमारा फोर्स होगा वो बराबर हो जाएगा एम इंटू में जी के। अब देखो, वेट क्या है, वेट एक तरीके की फोर्स है, तो क्या यहाँ पर हम ये नहीं लिख सकते कि यही फोर्स क्या है, हमारी वेट, यानी W इज इक्वल्स टू में एम इंटू में जी, ये हो गया हमारा वेट का फॉर्मूला। तो अगर हम वेट के बारे में बात करें तो वेट एक तरीके की फोर्स है जो किस पे लगती है, ऑब्जेक्ट पर लगती है। किसकी वजह से, सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि जो वेट है वो बराबर होगा किसके, एम इंटू में जी के। अगर हम वेट की एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो ये देख रहे हैं कि जो वेट है वो एक तरीके का फोर्स है, तो जो फोर्स की एसआई यूनिट होगी वो वेट की भी होगी, यानी वेट की एसआई यूनिट क्या हो गई, न्यूटन। दूसरी चीज, जो हमारा ये वेट है वो किस पे डिपेंड करता है, जी पे। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, वेट डिपेंड्स अपॉन जी। ठीक है, और देखो जी क्या है, जी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसके पास हमारा मैग्नीट्यूड भी प्रेजेंट है, साथ ही साथ क्या प्रेजेंट है, डायरेक्शन भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा वेट है वो कैसी क्वांटिटी निकल के आएगा, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें एक डाउट ये आएगा कि जब हमारा मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम वेट को स्केलर क्वांटिटी क्यों नहीं बोल रहे। तो इसका रीजन ये है कि जो हमारा ओवरऑल वेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जी पे। तो क्वांटिटी भी किसकी मेजर की जाएगी, जी की। तो मतलब अगर वेट जो है जी पर डिपेंड कर रहा है और जी हमारी एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेट भी हमारी कैसी क्वांटिटी कंसिडर की जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि जी की ही वैल्यू के बढ़ने घटने से हमारे वेट की वैल्यू में भी फर्क आएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसमें टॉपिक दे रखा है, रिलेशन बिटवीन 1 kg वेट एंड एक्सप्रेस इट इनटू न्यूटन। देखो, पहले हमें 1 kg वेट का रिलेशन निकालना है, उसके बाद उसको एक्सप्रेस करना है 1 न्यूटन में। सबसे पहले हम देखेंगे वेट का फॉर्मूला, जो हमें पता है, वेट इज इक्वल्स टू में मास इंटू में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे मास कितना दे रखा है हमें, 1 kg, यानी एम हो गया हमारा 1 kg, और ग्राम में इसकी वैल्यू हो जाएगी 1000 ग्राम। लेकिन हमें किसका वेट चेंज करना है, 1 kg का। तो यहाँ पे हम अगर वेट की वैल्यू रखते हैं 1 kg, और जी की वैल्यू हमें पता है, जी किसके बराबर होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। इसको हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू रखते हैं, तो जो हमारी वेट की वैल्यू आएगी वो आएगी 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन भी लिखते हैं। तो जो वेट होगा वो हमारा कितना होगा, 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी अर्थ की, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास कितना है, 1 kg, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स डेट एक्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो हमारी किसी एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट करेगी, ऑब्जेक्ट पर लगेगी, और उसका मास कितना होगा, 1 kg होगा।
उसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एज 1 kg वेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिलेशन किसमें, जब हमने 1 kg वेट को किसमें चेंज करा, न्यूटन में चेंज करा। यही तो किया है हमने, 1 kg वेट को किसमें चेंज कर दिया, न्यूटन में चेंज कर दिया। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जो ये हमारा 1 kg वेट आया है वो क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, जो एक्ट कर रही है 1 kg मास के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मास और वेट के बीच में डिफरेंस। ये है हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें का, क्योंकि ये हमारा 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में किसी भी तरीके से पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि मास और वेट के बीच में डिफरेंस बताइए। तो यहाँ पे हमें मास और वेट के बीच में डिफरेंस को याद करना है। तो सबसे पहले अगर हम डिफरेंस के स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में चलें कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है, तो सबसे पहले दे रखा है जो होता है मास, वो ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड बाय इट्स इनर्शिया। देखो इनर्शिया यहाँ पे वर्ड का यूज इसलिए किया गया है, इनर्शिया हमें पता है क्या होता है। इनर्शिया एक तरीके की फोर्स होती है जो रेजिस्ट करती है बॉडी को, मतलब रोकती है। अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी, अगर वो हमारा रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहिए। दूसरी चीज, जो हमारा वेट होता है, वेट बराबर होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन के, यानी एम इंटू में जी के। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है। अगर वही हम मास के बारे में बात करें तो मास हमारी टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, मतलब कितने अमाउंट में कितने क्वांटिटी किसी मैटर की प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेकिन वहीं पे अगर हम वेट के बारे में बात करें तो वेट क्या होता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी मदद से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अट्रैक्ट है अर्थ की तरफ, वो हमारा उस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाता है। मास का थर्ड पॉइंट है हमारा, जो हमारा मास है वो कांस्टेंट रहता है, कहीं पे भी हम जाएं प्लेस टू प्लेस वो हमारा वेरी नहीं करता। लेकिन जो हमारा वेट है वो डिफरेंट होता है अलग अलग प्लेसेस पे। क्यों, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी स्मॉल जी पर। और हमें पता है कि जो जी की वैल्यू है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, तो जो वेट है वो भी ओवरऑल हमारा डिफरेंट होगा, प्लेस टू प्लेस क्या होगा, चेंज होगा। मेजरमेंट ऑफ मास इज डन बाय यूजिंग अ पेन और बीम बैलेंस। हम बीम बैलेंस और पेन की मदद से मास को मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें वेट को मेजर करना हो तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस का। मास जो होता है वो हमारा कभी चेंज नहीं होता और ना ही उसकी वैल्यू जीरो होती है किसी भी प्लेस पे। लेकिन जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का वो हमारा जीरो भी हो सकता है, अगर हमारी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देखो जो वेट है, वेट में पूरा लेना देना किसका है, सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। अगर हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा यानी जी की वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल वेट भी बढ़ेगा। अगर हमारी जी की वैल्यू घटेगी तो हमारा वेट भी घटेगा। दूसरी चीज, अगर हमारी जी की वैल्यू कभी जीरो होती है तो जो हमारा वेट है वो जीरो हो जाएगा, लेकिन मास हमारा कभी भी जीरो नहीं होगा। ये हमारे मास और वेट के बीच में कॉमन कॉमन से डिफरेंस है जो बहुत इजीली याद हो जाएंगे। पहले हमें मास की डेफिनेशन याद करनी है, उसके बाद वेट की डेफिनेशन याद करनी है। मास को हम देखेंगे कि वो हमारा कांस्टेंट है, वेट हमारा वेरिएबल है। सिर्फ और सिर्फ जी की वजह से जो हमारा मास है वो कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन वेट हमारा जीरो हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर हम एक्सेलरेशन को जीरो कंसीडर करेंगे तो हमारा ओवरऑल वेट किसमें चला जाएगा, जीरो की क्वांटिटी में चला जाएगा। तो यहाँ पे बात हुई हमारी मास और वेट के डिफरेंस की। तो अभी तक हमने फ्री फॉल के 3 केसेस के बारे में डिस्कस करा है, साथ ही साथ मास और वेट को डिफरेंस में भी समझा है। अब हम अपने आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ जी, मतलब जो हमारा स्मॉल जी है, स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से, या फिर ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो हमारा जी की वैल्यू है वो बढ़ रही है और घट रही है। सबसे पहले हमारे पास इसमें अर्थ के बारे में दे रखा है। तो क्या बोला गया है इसमें, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। हमें ये पता है कि जो हमारी अर्थ है वो एकदम परफेक्ट स्फीयर नहीं है, प्रॉपर एक हमारा गोला नहीं है। वो कैसा है, वो हमारा चपटी शेप में है, क्या है, अर्थ। ठीक है, अब इसमें देखो अर्थ के केस में होता क्या है,
ये हो गया हमारा अर्थ का सेंटर। अर्थ के हमारे यहाँ पे पोल प्रेजेंट होता है और इस तरीके से जो हमारी मतलब जो हॉरिजॉन्टली होती है वो हमारी इक्वेटर होती है। और जो वर्टिकल लाइन होती है वो हमारी पोल होती है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी आर की वैल्यू और यहाँ पर हमारी आर की वैल्यू, दोनों में वैल्यू में डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे, देखो जो हमारा रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। जब हम पोल से इक्वेटर की साइड पे जाते हैं तो जो हमारी जी की वैल्यू है वो भी बढ़ती घटती है। वो कैसे? एक फॉर्मूला हमें पता है कि स्मॉल जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बराबर होता है जी एम अपॉन में आर स्क्वायर के। ठीक है, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो इनडायरेक्टली या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेडियस के स्क्वायर के। अगर हमारा रेडियस कम होगा, ठीक है, या फिर हम ये बोले कि अगर हमारा रेडियस कम होगा तो जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी कैसा होगा? इसको हम और इजी तरीके से समझते हैं। पहले हम पोल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पोल के बारे में अगर हम देखें यहाँ पे, तो पोल पे जो हमारी रेडियस है वो कैसी है? कम है। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे रेडियस कैसी है? मिनिमम। अगर हमारे यहाँ पे रेडियस मिनिमम है और हमें पता है कि जो हमारा जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के। तो पोल पर हमारी जी की वैल्यू कैसे है? मिनिमम। अगर रेडियस हमारा इस कंडीशन में कम है तो हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? ज्यादा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पोल की कंडीशन में क्या होता है? पोल की कंडीशन पे हमारा जो रेडियस है वो मिनिमम हो जाता है, तो जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। वहीं अगर हम इक्वेटर के बारे में बात करें तो इक्वेटर में क्या कंडीशन होगी? इक्वेटर में हम ये देखेंगे कि जो हमारा रेडियस है वो क्या है? मैक्सिमम। अब हम यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम किस बेसिस पे कर रहे हैं? अगर हम पोल और इक्वेटर में कंपेयर करें तो जो पोल की रेडियस है वो कम है और जो हमारे इक्वेटर की रेडियस है वो ज्यादा है। तो हमने पोल की रेडियस को मिनिमम बोला है और इक्वेटर की रेडियस को क्या बोला है? मैक्सिमम। अब इक्वेटर के केस में क्या होगा? जी हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, यानी जो हमारा रेडियस है वो इस कंडीशन में मैक्सिमम है। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगी? मिनिमम। यानी जी की वैल्यू कैसी होगी? मिनिमम होगी। तो ये होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में अर्थ के ऊपर पोल और इक्वेटर पे फर्क। की हमारा जो पोल है, पोल पे रेडियस कम होगी जिसकी वजह से हमारा जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। वहीं अगर हम इक्वेटर के बारे में बात करें तो इक्वेटर में जो हमारी आर है यानी रेडियस है वो मैक्सिमम होगी। तो इस कंडीशन में हमारी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने फैक्टर पढ़ा किसके बारे में? अर्थ को लेकर के, कि वैल्यू ऑफ जी में क्या डिफरेंस आता है, कैसे वो इंक्रीज डिक्रीज करती है। साथ ही साथ एक चीज और यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें कि जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जो फैक्टर वैल्यू ऑफ जी है वो किस किस पर और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये हमारी डिपेंड करती है। तो पहला हमने इसमें पढ़ लिया, वो कौन सा है? रेडियस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ की रेडियस की वजह से भी हमारी जी की वैल्यू पे फर्क आता है। दूसरा दे रखा है हमारे पास इसमें हाइट ऑफ
हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की सरफेस से कितना दूर है। जैसे मानो हमारे पास ये अर्थ दे रखा है, अर्थ की सरफेस से यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो ये जो इसकी हाइट है, इसकी वजह से भी हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी फर्क पड़ता है। दूसरा अगर हम इसी का अपोजिट ले लें डेप्थ पर, डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ की सरफेस से वो कितनी गहराई पर प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट, वो भी हमारी किसकी वैल्यू पर फर्क डालता है, जी की वैल्यू पर फर्क देगा, यानी उससे भी हमारी जी की वैल्यू पर इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ एक है हमारे पास इसमें एक्सिस रोटेशन ऑफ अर्थ मतलब अर्थ की रोटेशन से भी हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे फर्क देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखे, यहाँ पे हमने 4 फैक्टर्स देखे जिसकी मदद से हमारी वैल्यू ऑफ जी पर जो-जो इफेक्ट्स हैं वो हमने देखा है। बट अगर हम इसमें चारों पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करें तो हमारी क्लास के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ इम्पोर्टेंट है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ और डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ और साथ ही साथ एक्सिस रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये हम अपनी हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बट आज की जो हमारी 9th क्लास के अकॉर्डिंग सिर्फ हमें अर्थ की रेडियस की वजह से कैसे जी के ऊपर इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं वो इम्पोर्टेंट है जो हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है, क्या बोला गया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, हमें जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और बोला गया है इसमें एट द हाइट ऑफ आ 12800 किलोमीटर यानी 12,800 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से। उसके बाद ड्रॉ इट्स इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन निकालना। उसके बाद हमें देखो क्या बोला गया है, अर्थ के सेंटर से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है जो हमारी कितनी हाइट पर है, 12800 किलोमीटर हाइट पर प्रेजेंट है। हमें पता है तो हमें किसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी थी, जी की। हमें जी की वैल्यू पता है वो कितनी होती है, जी इज इक्वल्स टू में जी एम अपॉन में आर का स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है अर्थ के जी की, यानी जो हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ से जो हमारी डिस्टेंस गिवन है वो कितनी है, 12800 किलोमीटर हमें यहाँ पे गिवन है। दूसरी चीज, अब एक चीज हम यहाँ पे अगर नोटिस करें तो जो हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है वो कितना दे रखा है, 6400 किलोमीटर। और वहीं पे हम अगर टोटल रेडियस यानी डिस्टेंस के बारे में बात करें तो वो कितना गिवन है, 12800 किलोमीटर यानी 12,800 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारा अर्थ का रेडियस है वो ट्वाइस है किसके, डिस्टेंस के। यही चीज तो हो रही है कि जो हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है वो, सॉरी, जो हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है वो है हमारा 6400 किलोमीटर। और यहाँ पे अगर हम ये देखें कि ये जो हमारा डिस्टेंस गिवन है वो किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, यानी हम रेडियस ऑफ अर्थ को अगर ट्वाइस करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो इस डिस्टेंस यानी 12800 किलोमीटर के क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ से अगर हम जी1 की वैल्यू निकालते हैं तो वो होगा जीएम अपॉन में आर स्क्वायर। अगर हम वही ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं किस पे, अर्थ पे, यानी जी2, अर्थ की वजह से, तो ये होगा हमारा जी एम अपॉन में
आर के स्क्वायर के बराबर। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये देखें कि जो हमारा G1 है वो किसके बराबर है, वो बराबर है हमारे ट्वाइस ऑफ आर ई के स्क्वायर के। जीई हो गया हमारा रेडियस ऑफ स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। जब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो हमारा G1 अपॉन में G2 है वो बराबर आएगा किसके, GME अपॉन में GM अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर डिवाइड बाय जीएम के। तो यहाँ से हमारा जीएम से जीएम कैंसिल हो जाएगा, आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो G1 अपॉन में जो G2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4 अपॉन में 1। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं G1 किसके बराबर है, 4 टाइम्स ऑफ G2 के बराबर है। एक चीज और हमें यहाँ पे याद रखनी है कि जो हमारा वेट होता है, देखो ये तो हो गया हमारे ग्रेविटेशनल के एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन, यानी जब हमने जी की वैल्यू पढ़ी थी कि जी की वैल्यू आर के हिसाब से कैसे कम ज्यादा होती है रेडियस ऑफ अर्थ के हिसाब से। तो यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और याद करना है, नोट। वो क्या है, वो ये है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑन अर्थ। मतलब क्या बोला गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो होगा मून पर अर्थ के वेट से 1/6 प्रेजेंट होगा। ये हमारा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का क्वेश्चन है, क्योंकि एमसीक्यू में हमसे पूछा जाता है कि जो वेट होगा ऑब्जेक्ट के, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा मून पर वो अर्थ की कंपेयर में कितने टाइम्स होगा या कैसे होगा। तो उस कंडीशन में हमें लिखना है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का वेट होगा मून पे वो अर्थ के वेट के कंपैरिजन में 1/6 होगा उस ऑब्जेक्ट, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो मून पर हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट होगा वो अर्थ के वेट के 1/6 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा ग्रेविटेशन वाला पार्ट फिनिश होता है, मतलब जिसमें जी की वैल्यूज के हिसाब से चल रहे थे, जी की वैल्यू को कंसिडर कर रहे थे, स्मॉल जी के फैक्टर्स को देख रहे थे। तो यहाँ पे हमने ग्रेविटेशन का एक 50% तक का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। रिमेनिंग 50% पे हम प्रेशर के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बायोन्सी के बारे में बात करेंगे और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो आज का हमारा लेक्चर है उसका ये हमारा लास्ट टॉपिक है, क्या, थ्रस्ट एंड प्रेशर। बाकी के सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। पहले हम थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में समझेंगे कि थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, और उन दोनों के एप्लीकेशन के बेसिस पर हम क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अगर हम थ्रस्ट के बारे में बात करें, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर कोई भी फोर्स अप्लाई होगी तो वो हमारी क्या कहलाएगी, थ्रस्ट कहलाएगी। जैसे मानो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट गिवन है, इसके ऊपर हमने 90 डिग्री पर क्या अप्लाई करी है, फोर्स को अप्लाई करा है। तो इस कंडीशन में जो हमारा ये फोर्स होगा, जो भी हमारे सरफेस पे 90 डिग्री पर हमारा जो परपेंडिकुलरली उस पे फोर्स लगा रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, थ्रस्ट। अब अगर हम प्रेशर के बारे में बात करें, द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट, थ्रस्ट का इफेक्ट कितने एरिया पे आ रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा। तो यहाँ से हमारे पास प्रेशर और थ्रस्ट की डेफिनेशन क्लियर होती है। वो क्या गिवन है, वो ये गिवन है कि इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, पर्टिकुलर एक यूनिट एरिया पे कितना इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट हमें शो हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रेशर।
थ्रस्ट और प्रेशर दोनों डिफरेंट चीज है। थ्रस्ट में सिर्फ हम या क्या कर रहे हैं, हम फोर्स को 90 डिग्री के एंगल पर लगा रहे हैं, लेकिन प्रेशर पे क्या होगा, वो फोर्स हम यानी थ्रस्ट को हम कितने डिग्री एंगल पर और कितने एरिया पर कंसीडर कर रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रेशर। अगर हम फोर्स के बारे में और बात करें कि फोर्स एक्चुअल में उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो थ्रस्ट में हम क्या कर रहे हैं, किसी भी सरफेस पे 90 डिग्री पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो हमारा क्या कहला रहा है, थ्रस्ट। लेकिन वहीं अगर हम प्रेशर के बारे में बात करें, तो हम ये कह रहे हैं कि जो प्रेशर है, प्रेशर को हम पी से डिनोट करते हैं, वो बराबर है कितनी हम फोर्स यानी कितने थ्रस्ट को, या फिर हम फोर्स बोल लें या फिर थ्रस्ट बोल लें, उसको कितने एरिया पर अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और एरिया को ए से। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल प्रेशर इज इक्वल्स टू में थ्रस्ट अपॉन में एरिया। क्यों? क्योंकि थ्रस्ट एक तरीके का हमारा फोर्स है जो हमेशा कितने डिग्री के एंगल पर लगेगा, 90 डिग्री के एंगल पर लगेगा। तो प्रेशर बराबर हो गया हमारा फोर्स अपॉन में एरिया। तो अगर हम फोर्स के एसआई यूनिट के बारे में डिस्कस करें, तो फोर्स की यूनिट हो गई हमारी न्यूटन, एरिया की हो गई मीटर स्क्वायर। तो फोर्स की एसआई यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन मीटर माइनस टू। दूसरी चीज जो हम फोर्स की यूनिट होती है, सबसे पहले हम फोर्स को डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय पी, उसको हम पी से डिनोट करते हैं। अगर हम उसी के एसआई यूनिट के बारे में बात करें, प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पी से, जो उसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है हमारी पास्कल, जिसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं किससे, डिनोटेड बाय पी ए से। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रेशर की कहानी, जिसमें हमने देखा जो प्रेशर है वो बराबर है फोर्स अपॉन में एरिया के, यानी थ्रस्ट अपॉन में एरिया। जो एसआई यूनिट होती है फोर्स की वो न्यूटन होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो जो हमारा प्रेशर है उसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। साथ ही साथ प्रेशर की हमारी एक यूनिट होती है पास्कल, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, पी ए से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा जो प्रेशर है वो किन-किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा प्रेशर है उसका फॉर्मूला है फोर्स अपॉन में एरिया। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर हमारा फोर्स पर भी डिपेंड करता है, साथ ही साथ एरिया पर भी डिपेंड करता है। यानी जो हमारा प्रेशर है वो कितनी उस पे फोर्स अप्लाई की गई है उस पर भी डिपेंड करता है, और उस पे कितना सरफेस एरिया पे वो हमारी फोर्स अप्लाई हो रही है, कितने सरफेस एरिया पे हमारी फोर्स एक्ट कर रही है, उसके ऊपर भी हमारा प्रेशर डिपेंड करता है। तो प्रेशर के जो फैक्टर्स हैं वो 2 हैं, फॉर्मूले से ही याद करेंगे, प्रेशर इज इक्वल्स टू में फोर्स अपॉन में एरिया, यानी फोर्स और एरिया के वजह से हमारे जो फैक्टर्स हैं, या फिर ये बोल सकते हैं फोर्स और एरिया की वजह से हमारे प्रेशर में चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ से रिलेशन भी निकाल सकते हैं कि जो हमारा प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। मतलब अगर हमारा एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। लेकिन फोर्स और प्रेशर के केस में क्या होगा, फोर्स ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, और फोर्स कम तो प्रेशर भी कैसा लगेगा, कम। अब क्या होगा, इन्हीं दोनों रिलेशन के बेसिस पे हम कुछ एप्लीकेशंस को देखेंगे, जो पेपर में हमसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है। फर्स्ट, द बेस ऑफ हाई बिल्डिंग्स इज मेड वाइडर सो दैट द वेट ऑफ वॉल्स एक्ट ऑन अ लार्ज स्केल, सरफेस एरिया एंड प्रेशर इज लेस। तो क्या बोला गया है, देखो जो हमारा बेस होते हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के, उन्हें हम कैसे बनाते हैं, चौड़ा बनाते हैं। क्यों? सो दैट वेट ऑफ वॉल्स, जो वॉल का वेट है वो लार्ज सरफेस पर कैसा एक्ट करे, प्रेशर लार्ज सरफेस पर एक्ट करे तो प्रेशर कैसा रहे, कम। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे पहले हम यहाँ पे रूल्स लिखेंगे, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स।
और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्या बोला गया है कि जो हाई बिल्डिंग के बेस होते हैं उन्हें कैसा बनाया जाता है, चौड़ा, यानी एरिया ज्यादा करेंगे। यानी अगर इस कंडीशन में हम एरिया को ज्यादा कर रहे हैं, एरिया ज्यादा कर रहे हैं तो प्रेशर ऑब्वियसली सी बात कैसा हो जाएगा, कम। तो वही बोला गया है कि अगर हम हाई बिल्डिंग्स के बेस को ज्यादा चौड़ा बनाते हैं, एरिया ज्यादा कवर करते हैं, तो जो वॉल्स का वेट होता है वो सरफेस के एरिया पर कैसा प्रेशर लगाता है, कम प्रेशर को अप्लाई करता है। नेक्स्ट बोल रखा है स्कूल बैग्स आर हैविंग ब्रॉड स्ट्रिप, यानी जो हमारे स्कूल बैग्स होते हैं उनकी जो स्ट्रिप होती है, जो हमारी तनी होती है, जिसे हम बोलते हैं, जिससे हम कैरी करते हैं बैग को, वो कैसे होती है, ब्रॉड स्ट्रैप, सो दैट द वेट ऑफ स्कूल बैग्स फॉल ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ द शोल्डर एंड प्रोड्यूस लेस प्रेशर एंड बिकम लेस पेनफुल। देखो क्या बोला गया है, हमने देखा है कि जो हमारे स्कूल बैग होते हैं, इसमें जो स्कूल बैग की जो हमारी ये इस तरीके से तनी होती है, ठीक है। या फिर हम ये बोले, जो हमारे इसके स्ट्रेप्स होते हैं इस टाइप के, वो कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा वाइडर होते हैं, जिसको हम अपने शोल्डर पे करते हैं। तो उस शोल्डर पे जो हम इस स्ट्रेप्स को रखते हैं, मानो हमारे पास एक शोल्डर की स्ट्रेप ऐसी है, चौड़ी है, और एक शोल्डर की स्ट्रेप कैसी है, पतली है। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि जो इसका एरिया है वो ज्यादा है। अगर हमारे पास एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। वहीं अगर हम इस वाली स्ट्रिप्स के बारे में बात करें तो इसका एरिया कैसा है, कम, और प्रेशर कैसा लगेगा, ज्यादा। तो जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसको कैरी करना आसान है, या जिसका प्रेशर कम होगा उसको कैरी करना। तो इस वजह से यहाँ पर ये बोला गया है कि जो स्कूल की बैग्स होती है, जो उसकी स्ट्रैप होती है, यानी तनी होती है, जिससे हम स्कूल बैग को अपने शोल्डर पर कैरी करते हैं, उसकी जो ब्रॉड, वो जो स्ट्रेप्स होती है वो ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है। क्यों? क्योंकि उसका एरिया बढ़ने की वजह से उसका प्रेशर कम लगता है हमारे शोल्डर पर, और हमें पेन भी बहुत कम सहने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या बोल रखा है, थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है, द ब्लेड्स ऑफ नाइफ, यानी जो चाकू की ब्लेड्स होती हैं, आर मेड शार्प, उन्हें बहुत शार्प बनाया जाता है, सो वेरी स्मॉल सरफेस एरिया एंड ऑन अप्लाइंग फोर्स। मतलब जो उसका ब्लेड होती है वो कैसी होती है, बहुत शार्प होती है, यानी उसका सरफेस एरिया कैसा होता है, कम। और साथ ही साथ जब हम उसमें अप्लाई करते हैं फोर्स को, तो प्रोड्यूस लार्ज प्रेशर टू कट द ऑब्जेक्ट इजली। देखो सब हमारा वही फॉर्मूले के बेसिस पर सॉल्व हो रहा है। P is directly proportional to F और P is inversely proportional to A। क्या बोला गया है, वेरी स्मॉल सरफेस एरिया, यानी अगर एरिया छोटा है तो हमें प्रेशर कैसा लगाना पड़ेगा, ज्यादा। तो वही बोला गया है कि अगर चाकू की ब्लेड्स हमारी शार्प बनी होती हैं, यानी उसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत कम है, उस पे जब हम फोर्स को अप्लाई करेंगे, यानी उस पर हम प्रेशर कैसा लगाना पड़ेगा, लार्ज अमाउंट पे प्रेशर लगाना पड़ेगा, ताकि हम ऑब्जेक्ट को इजिली कट कर सकें। साथ ही साथ एक हमें बेसिक पता ही है, वो क्या है कि जितने भी लिक्विड और गैसेस हैं वो सारे फ्लूइड्स हैं, जो हमारी हर डायरेक्शन में क्या लगाते हैं, प्रेशर को अप्लाई करते हैं। यानी जो लिक्विड्स और गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो हमारे फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, जो हमारे सारी डायरेक्शन में प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, मतलब प्रेशर को अप्लाई करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हम जिस भी ओपन कंटेनर को रखेंगे तो उसमें हमारे गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे,
जो उस कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर लगाएंगे। ये हम 9th में स्टार्टिंग में ही फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बायोन्सी, बायोन्सी क्या होता है देखो, द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इमर्ज्ड इनटू अ फ्लूइड इज कॉल्ड अ फोर्स ऑफ बायोन्सी। क्या बोला गया है कि मान लो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट गिवन है। जब हम इस ऑब्जेक्ट को इमर्ज करते हैं, यानी जब हम इस ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में डालते हैं, तो हम देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे की तरफ से, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट के ऊपर की, या तो फिर ये बोले हम, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में फ्लूइड की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बायोंट फोर्स बोलेंगे। तो बायोंट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगता है, बायोंट फोर्स हमेशा हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। लेकिन किस केस में, सिर्फ और सिर्फ उस केस में जब हमारा ऑब्जेक्ट किसके अंदर इमर्ज्ड होगा, फ्लूइड के अंदर इमर्ज्ड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मानो ये हमारे पास एक बकेट है जिसके अंदर ये हमारा वाटर फिल है। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने एक ब्लॉक रखा, ठीक है। अब इस ब्लॉक पर क्या होगा, ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक पर हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। वो किसके बराबर होगी, F इज इक्वल्स टू में mg, ठीक है। ये हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब ये जो ब्लॉक है वो वाटर पे फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी कौन सी, F इज इक्वल्स टू में mg। साथ ही साथ अब ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक हमारा वाटर के अंदर इमर्ज है, यानी फ्लूइड के अंदर इमर्ज है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो फ्लूइड है इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, बायोंट फोर्स बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, बायोंसी बोलते हैं। हमेशा याद रखना है ये कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ओनली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इट एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये हमारा लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमने बायोन्सी के बारे में समझा। बायोन्सी क्या थी कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर या फ्लूइड के अंदर इमर्ज करते हैं, तो जो वाटर है या फ्लूइड है वो उस ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स को लगाता है, और उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बायोन्सी बोलते हैं। साथ ही साथ जो ये हमारे बायोन्सी फोर्स होता है वो फ्लूइड की डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें गिवन है फ्लोट और सिंक का केस। देखो फ्लोट और सिंक के केस में क्या होगा, बोला गया है व्हेन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन बायोन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन द फ्लूइड। इसका कहने का मतलब क्या है, देखो इसमें ये बोला गया है कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट गिवन है, ठीक है। अब दो कंडीशन होगी, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर डालते हैं, या तो वो फ्लोट होगा, यानी वो तैरेगा, या फिर सिंक हो जाएगा या डूब जाएगा। तो इन दोनों कंडीशन में ऐसा होता है क्या है कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक बार फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है सरफेस पर, और दूसरा सिंक यानी सरफेस के अंदर इमर्ज हो जा रहा है, डूब जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो इस कंडीशन पे ये होगा कि जो हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, ये कौन सी फोर्स है, अपवर्ड डायरेक्शन में जो हमारी यहाँ पे लग रही है वो है हमारी बायोंट फोर्स। और जो फ्लोट ऑब्जेक्ट पे नीचे की डायरेक्शन में लग रही है वो है हमारी इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे हम एक चीज नोटिस करेंगे कि जो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम लग रहा है, और वहीं अगर हम बायोंट फोर्स को देखें तो बायोंट फोर्स कैसा लग रहा है, ज्यादा। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि अगर हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी एफ जी का मतलब यहाँ पे हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, और एफ बी का मतलब है
बायोंट फोर्स। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि अगर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कम है, कौन सी फोर्स से, बायोंट फोर्स से, तो इस कंडीशन में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। क्योंकि हम देख सकते हैं नीचे से प्रेशर ज्यादा मिल रहा है, नीचे से प्रेशर ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ उठेगा, यानी वो सरफेस पर क्या करेगा, फ्लोट करेगा। वहीं अगर हम सिंक वाले केस में देखें, तो सिंक के केस में हम ये देखने को मिलेगा कि जो इस कंडीशन में हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा है, और जो हमारी बायोंट फोर्स है वो क्या है, कम है। तो यहाँ पर हम एक कंक्लूजन ये लिख सकते हैं कि अगर हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा होगा और जो बायोंट फोर्स है वो कम होगा, तो इस कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक करेगा। क्योंकि उस पे फोर्स ऊपर से ज्यादा लग रहा है, फोर्स ऊपर से ज्यादा लग रहा है मतलब प्रेशर ऊपर से ज्यादा मिल रहा है, तो ऑब्जेक्ट किसके अंदर घुसना शुरू कर देगा, पानी के अंदर या फिर उस फ्लूइड के अंदर धंसना शुरू कर देगा, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। तो ये दोनों कंडीशंस हमें याद रखनी है, किस कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा और किस कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। फ्लोट वाली कंडीशन में क्या देखा था कि जब हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो और बायोंट फोर्स ज्यादा हो, मतलब नीचे से यानी अपवर्ड डायरेक्शन में हमारी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगी, तो वो ऊपर की तरफ उठेगा और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सरफेस पे फ्लोट करेगा। लेकिन वहीं अगर हम सिंक की कंडीशन देखें तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होती है और बायोंट फोर्स हमारी कम होती है, तो इस कंडीशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक कर जाएगा। देखो यहाँ पे भी दे रखा है, बस यहाँ पे स्टेटमेंट में दे रखा है तो थोड़ी कंफ्यूजन होगी। बोला गया है व्हेन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो ज्यादा है, ये हमारा ग्रेटर देन का साइन है। जो ग्रेटर देन है किससे, बायोंट फोर्स जो फ्लूइड लगा रहा है किस पे, ऑब्जेक्ट की सरफेस को। वही बोला गया है अगर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है और बायोंट फोर्स कम है, तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट हमारा क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। ये दोनों कंडीशंस हमें अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये हमसे एमसीक्यू में इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स और बायोंट फोर्स में कंपैरिजन दे दिया जाएगा, रिलेशनशिप दे दिया जाएगा, हमसे पूछा जाएगा कि किस कंडीशन में ऑब्जेक्ट हमारा फ्लोट करेगा और किस कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इसमें डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी का वो डेफिनेशन है हमारे पास, द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हम यहाँ से फॉर्मूला डिराइव करें तो ये कहेंगे कि जो डेंसिटी होती है वो बराबर होती है मास अपॉन में वॉल्यूम के। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू में मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला हमें याद करना है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू में मास अपॉन में वॉल्यूम। दूसरी चीज, अगर हम डेंसिटी की बात करें कि किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होती है, तो वहां पे हम ये देखेंगे डेंसिटी का रिलेशनशिप मास और वॉल्यूम के साथ। तो जो हमारी डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। और अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में बोले तो इसका मतलब होता है, अब देखो डेंसिटी को अगर हम इजी लैंग्वेज में बोले तो डेंसिटी की मतलब क्या होता है, इसमें बोला गया है हाउ मच स्टफ इज पैक्ड इनटू अ गिवन स्पेस। मानो ये हमारे पास एक गिवन स्पेस है, किस शेप में है, क्यूब शेप का है, ये हो गया हमारा वॉल्यूम, मतलब ये हमारी खाली जगह है, स्पेस गिवन है। तो इस वॉल्यूम के अंदर हम कितना अमाउंट ऑफ मास को फिल करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, डेंसिटी। तो बोला क्या गया, हाउ मच स्टफ यानी मास, हम कितने मास को पैक कर सकते हैं एक दिए गए स्पेस में या वॉल्यूम में, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी डेंसिटी बोलेंगे। अगर हम डेंसिटी को देखें, डेंसिटी किसके बराबर है, मास अपॉन में वॉल्यूम के बराबर। तो यहाँ पे हम मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, और वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, इसको हम बोलते हैं रो का साइन, यानी डेंसिटी की जो
डिनोट करने का तरीका है वो क्या है, रो, RHO, और जिसका सिंबल क्या है हमारा पी की तरह होता है, बट ये पी नहीं होता, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। डेंसिटी की अगर हम एसआई यूनिट के बारे में अगर बात करें, मास की यूनिट हो गई हमारी ग्राम। तो हम वॉल्यूम की भी सबसे छोटी यूनिट रखेंगे, या तो हम उसको किस में रखेंगे, मीटर में रखेंगे या फिर सेंटीमीटर में रखेंगे, क्योंकि वॉल्यूम क्या स्पेस है और वॉल्यूम को हम लेंथ में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर हमने मास की सबसे छोटी यूनिट रखी है ग्राम, तो हम वॉल्यूम की भी छोटी यूनिट को रखेंगे, वो क्या होगा, सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज हमें याद रखनी है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, यूनिट का क्यूब। मतलब जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम को निकालते हैं, चाहे हम क्यूब का वॉल्यूम निकाले चाहे क्यूबॉइड का, तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम में जो भी हमारी क्वांटिटी दी होती है उसका क्यूब करते हैं। तो यहाँ पर भी जो हमारी वॉल्यूम हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम इसी में मास की हायर वैल्यू, हायर क्वांटिटी को रखें, जैसे यहाँ पे हमने ग्राम लिखा है, अगर हम उसमें केजी में रखें तो जो हमारी वॉल्यूम हो जाएगी वो हो जाएगी मीटर क्यूब। तो इससे हमारी एसआई यूनिट निकलती है किसकी, मास की, ओ सॉरी डेंसिटी की, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब। आज का थर्ड टॉपिक है अब हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने टोटल 5 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करा था, जिसमें हमने बायोन्सी फोर्स को डिस्कस करा था, फिर हमने देखा था हम डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, थर्ड हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन को देख के रिलेटिव डेंसिटी पर ये चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो ये अब हमारा थर्ड टॉपिक है, जिसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है। देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है क्या है, क्या स्टेटमेंट क्या है इस प्रिंसिपल की, या ये प्रिंसिपल कहना क्या चाहता है। तो बोला क्या है, इट स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शियली इन अ फ्लूइड। देखो, अगर हम इसे नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो हमें बस इतना याद रखना है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी बॉडी को इस फ्लूइड के अंदर फुली या पूरा या पार्शियली या आधा, मतलब हम किसी भी बॉडी को पानी के अंदर अगर पूरा डुबो देते हैं या आधा डुबो देते हैं, तो जितना भी उस ऑब्जेक्ट का मास होगा वो ऑब्जेक्ट का मास वहां से एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब ये कैसे बोला गया है, देखो इसमें बोला गया है, इट स्टेट्स, जो हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अगर हम किसी भी बॉडी को इमर्ज्ड करते हैं फुली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, मतलब फ्लूइड के अंदर पूरी तरीके से इमर्ज करें, डालें या फिर हाफ डालें, मतलब या तो हम उसे पूरा पानी के अंदर डुबो दें या आधा पानी के अंदर डुबोएंगे, तो हम ये देखेंगे कि उसके ऊपर फ्लूइड एक फोर्स लगाएगी। वो कौन सा फोर्स है, अपवर्ड डायरेक्शन में बायोन्स फोर्स। तो वो बायोन्स फोर्स क्या है, वो बायोन्स फोर्स किसके बराबर होगा, वही बायोन्ट फोर्स हमारा बराबर होगा जितना इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा। म- मतलब मानो हमने क्या करा है, ये एक हमारे पास बकेट दे रखी है या फिर हमारे पास एक वेसल है जिसके अंदर वाटर फिल दे रखा है ब्लू कलर में, और हमारे पास ये रेड कलर का एक क्या दे रखा है, ब्रिक दे रखा है, ठीक है। अब हमने क्या करा है, इस ब्रिक को इस पानी के अंदर इमर्ज करा है, मतलब पानी के अंदर डुबोया है पूरी तरीके से। तो हमने क्या देखा कि इस ब्लॉक के ऊपर या इस ब्रिक के ऊपर जितना बायोन्ट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, वो इस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होगा। या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि जितने ऑब्जेक्ट हम इसके अंदर डालेंगे उतने ही अमाउंट का वाटर हमारा इस वेसल से बाहर निकल रहा है। तो वो कितना अमाउंट है, 4 पाउंड्स ऑफ वाटर हमारा इसके अंदर अमाउंट गिवन है। तो हमें बस ऐसे ही याद रखना है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को वाटर के अंदर इमर्ज करते हैं, पानी के अंदर डालते हैं पूरी तरीके से या आधा, मतलब या तो हम उसे पूरा डालेंगे या तो फिर हाफ उसमें डालेंगे, तो जितना भी उसका वेट होगा वो उसमें से एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब क्या बोला गया है, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो यहाँ पे बस हमें इतना ही याद रखना है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर इमर्ज करवाते हैं, उसके अंदर डालते हैं, तो जो उसपे बायोन्ट फोर्स होगी वो बराबर होगी उस ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेस किए गए फ्लूइड के बराबर।
मतलब हम उस ऑब्जेक्ट को जब पानी में डालेंगे तो उसका जितने भी अमाउंट से वाटर बाहर डिस्प्लेस होगा, वही हमारे उसकी किसके बराबर होगा? बायोट फोर्स के बराबर होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की हमें सेम स्टेटमेंट याद करनी है, हम स्टेटमेंट पे कोई भी अप एंड डाउन नहीं कर सकते, जैसे हमारे लॉज में हम चेंजेस नहीं कर सकते, उसी तरीके से हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल में भी कोई चेंज नहीं करना है। वैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल का हम अपनी डेली लाइफ में भी एग्जांपल देख सकते हैं, जब हम बकेट के अंदर मग को डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि मग को जितना डीपली हम उसके अंदर डालते हैं उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर जो है हमारा बाहर डिस्प्लेस होकर के आ जाता है। तो ये हमारे नॉर्मल डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम देखते भी हैं ताकि हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल को और अच्छे से समझ सके। अब बारी आती है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस की। क्या-क्या एप्लीकेशन है देखो, जो हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है उसका हम यूज कहाँ करते हैं? एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सबसे पहला, इट इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। देखो, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी में हम क्या करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसकी डेंसिटी को किसी के डेंसिटी से कंपेयर करके चलते हैं, रिलेट करके चलते हैं। तो जो हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल है इसका यूज करते हैं रिलेटिव डेंसिटी को समझने के लिए। साथ ही साथ जो हमारी शिप्स होती हैं, सबमरीन्स होती हैं, उनमें डिजाइनिंग करने के लिए हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करते हैं। थर्ड दे रखा है, हाइड्रोमीटर्स और लैक्टोमीटर्स का भी यूज किया जाता है इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर। तो ये जो तीन हमारे प्रिंसिपल है ये हमें डायरेक्ट इसी तरीके से याद करनी है, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक हैं आज के लेक्चर के वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हम स्किप नहीं कर सकते एग्जाम पर्पज से। तो यहाँ पे हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल के तीनों एप्लीकेशन दे रखी है, वो कौन-कौन सी हैं? रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करने के लिए, शिप और सबमरीन की डिजाइनिंग के लिए, साथ ही साथ इसमें 2 इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल हैं। कौन सा? हाइड्रोमीटर और लेक्टोमीटर का भी हम यूज करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की मदद से। तो हाइड्रोमीटर और लेक्टोमीटर का नाम याद होना चाहिए ताकि हम एमसीक्यू में डायरेक्ट टिक कर सके जब भी हमारे पास क्वेश्चन आए। अब उसके बाद देखा गया है, देखो कि इट इज बिकॉज ऑफ दिस शिप मेड ऑफ आयरन एंड स्टील फ्लोट्स इन वाटर एंड वेयर एज a स्मॉल शिप ऑफ आयरन sinks in it। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल की मदद से हम ये देख सकते हैं कि जो हमारी शिप है वो बहुत बड़ी आयरन से मिलकर बनी होती है, लेकिन वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। वहीं अगर हम छोटे से टुकड़े के बारे में बात करें आयरन के, तो वो क्या हो जाता है? डूब जाता है। तो ये हमें किसका एग्जाम्पल दे रखा है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, कि जो हमारी शिप होती है वो बहुत बड़े अमाउंट में उसमें आयरन का यूज होता है, लेकिन वो तब भी पानी के ऊपर तैरती है। लेकिन जो हमारा छोटा सा आयरन का एक पीस होता है, जब हम उसे वाटर के अंदर डालते हैं तो वो सिंक कर जाते हैं, यानी डूब जाता है। लास्ट टॉपिक आज का, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या है? द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड अ रिलेटिव डेंसिटी। अभी सिर्फ हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझो तो देखो रिलेटिव डेंसिटी आखिरकार होती क्या है। तो यहाँ पर अगर हम रिलेटिव डेंसिटी को एग्जांपल से देखें तो देखो नाम से पता चल रहा है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब किसी चीज से रिलेट करेंगे। जब हम डेंसिटी को किसी और अनदर डेंसिटी के रेफरेंस में रिलेट करते हैं तो उससे हम उसकी क्या निकाल सकते हैं? रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो देखो इसमें दे भी रखा है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है? रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर हमें किसी की भी रिलेटिव डेंसिटी निकालनी होगी सब्सटेंस की, तो वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी हमारी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस की डेंसिटी
अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे हम डेंसिटी ऑफ वाटर को ही रेफरेंस क्यों लेके चल रहे हैं, तो देखो डेंसिटी ऑफ वाटर को रेफरेंस लेने का रीजन क्या है। उसका रीजन ये है कि जो हमारी वाटर की डेंसिटी होती है वो 1 होती है, और बहुत इजीली तरीके से हम इसकी जो डेंसिटी है उसकी मदद से आगे के क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं उसको हम सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। तो इस वजह से हम रिलेटिव डेंसिटी में वाटर की डेंसिटी को कंपेयर करेंगे, रिलेट करेंगे, और हमें पता है कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, मानो हमारे पास अभी हम ये थोड़ा-सा जो रिलेटिव डेंसिटी में वाटर है, सब्सटेंसेस को साइड करके एक बेसिक से एग्जांपल देखेंगे। मानो हमारे पास क्या दे रखा है, एक ये छोटी-सी ग्लास है। अगर हमसे इस ग्लास की रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बात की जाएगी कि इसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी है वाटर फिल होने की, और हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये हमारे पास एक आइस क्यूब दे रखा है, और इस आइस क्यूब की जो डेंसिटी है वो कितनी है, स्मॉल डी। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो रिलेटिव डेंसिटी होगी ग्लास के अंदर वाटर के फिल अप होने की, वो क्या होगी, इस स्मॉल डी, यानी जो ऐसे के आइस क्यूब है, यानी ये, या फिर ये कह सकते हैं वाटर के अंदर जो हमारे टोटल आइस क्यूब है वो 15 आइस क्यूब आ सकते हैं। तो इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी होगी किसके रेफरेंस में, आइस क्यूब के रेफरेंस में, वो कितनी हो जाएगी, 15 डी। ये सिर्फ हम एक एग्जांपल के पर्पज से देखेंगे कि जो हमारी वाटर की रिलेटिव डेंसिटी होगी इस ग्लास के अंदर वो कितनी होगी। वो कुछ इस तरीके से होगी कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर इसके अंदर जा रहा है। तो हमने क्या करा कि आइस क्यूब की डेंसिटी को माना डी, और इस ग्लास के अंदर जितना अमाउंट ऑफ हमारा आइस क्यूब आएगा वही उसकी क्या कहलाएगी, रिलेटिव डेंसिटी कहलाएगी। अब अगर हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है इस ग्लास की, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्सटेंस की डेंसिटी निकालेंगे, कितने अमाउंट में सब्सटेंस हमारे इसके अंदर प्रेजेंट है उसकी डेंसिटी क्या है। साथ ही साथ उसको हम डिवाइड कर देंगे डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो हमारी इससे क्या निकल के आ जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी निकल के आ जाएगी। वर्ड को तोड़ के हम जितना समझने की कोशिश करेंगे वो हमारे लिए इजी रहेगा। तो रिलेटिव डेंसिटी को बस सिंपल ऐसे याद करना है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर के रेफरेंस में निकालते हैं, या फिर ये बोले कि हम किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी के रेफरेंस में निकालते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रिलेटिव डेंसिटी। हमने वाटर की डेंसिटी को ही रेफरेंस क्यों लिया, क्योंकि वाटर की डेंसिटी की वैल्यू होती है हमारी 1, और 1 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम अपनी कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकें, मतलब नॉट मैथ वाला, बट हाँ ये कह सकते हैं कि जो कैलकुलेशन होगी वो उसकी वजह से इजी हो जाएगी, और हम इस वजह से स्टैंडर्ड फॉर्म होता है डेंसिटी का जो वाटर का वो 1 होता है, तो हम उसको वाटर के रेफरेंस में ही रिलेट करते हैं ताकि रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ सके।